हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज 70th प्रीलिम्स जो बीपीएससी की होने वाली है 2024 में, उसके लिए कुछ दिन के बाद एक दो क्लास के बाद मैंने इसको रोक दिया था। तो देर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो पहले मैं एक क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मैंने इसको क्यों रोका था। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वहाँ पे कि कोई एडवर्टीजमेंट हमारी नहीं आई थी। सो नो एडवर्टीजमेंट। हमें ये नहीं पता था कि इनिशियली जब मैं लॉन्च किया था तो उस समय था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, तो उस कारण से मैंने उस समय लॉन्च किया था। सो कोई एडवर्टीजमेंट उस समय आई नहीं थी। अब हमारे पास अब पता चल गया है कि कौन सी डेट, प्रोबेबल डेट पता चल गई है। तो ये एक कारण था कि मैंने उसको रोका था। दूसरा कारण क्या था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ बहुत अच्छे खासे करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे अराउंड 25 से 30 करंट अफेयर्स होते हैं। तो करंट अफेयर्स हम जितना डिले लेट करके अगर हम पीवाईक्यू करेंगे तो वो नए करंट अफेयर्स ऐड हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 31 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स थे वो मैंने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट होगा कि इसके साथ साथ करंट अफेयर होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले 56 to 59 बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछे थे वो शायद अभी रिलेवेंट नहीं होगा, बट जैसे नोबेल प्राइज़ उस समय पूछा था या ओलंपिक के बारे में पूछा था, तो वो दैट्स अभी के समय में जिसको मिला है वो हम उसमें ऐड कर दिए हैं। तो 31 अगस्त तक जितनी भी नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, ये सब सारी चीज़ें हमने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें ऐड कर दिए। तो वो करंट अफेयर आपका 31 अगस्त तक का अपडेटेड हो जाएगा। सो करंट अफेयर एक इशू थी। और थर्ड इशू जो है यूपीएससी की जो मेंस की एग्जामिनेशन थी उसके लिए भी थोड़ी टाइम की मेंस की एग्जामिनेशन जो होने वाली है ना, उसके लिए भी उससे भी टाइम का थोड़ा सा इशू था। तो ये तीन कारण थे जिस कारण से मुझे, मेन जो कारण आपका ये था, दिस इज़ द करेंट अफेयर पोर्सन। जैसे अभी जो वीडियो आप देख रहोगे, अभी जो आप क्लासेज करोगे उसमें करंट अफेयर 31 अगस्त तक का हमने ऐड कर दिया है। क्लियर। तो ये 56 to 59 बीपीएससी की जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने पहले भी की थी, बट इसमें आपको कुछ चीज़ें और अपडेटेड वर्सन इसमें डाली गई है। अब इसमें है कि जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। और इसमें कैसे कैसे क्या होगा वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। वी प्लान्ड कि हम 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो 56 to 59 बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें 2 बार री एग्जामिनेशन हुई थी, 66th में और 69th में, तो हमने उसको भी कंसीडर किया है। इसके अलावा हमने सीडीपीओ के क्वेश्चन लिए हैं जो 2021 में सीडीपीओ के पेपर बीपीएससी कराई थी। देन उसके बाद एक एग्रीकल्चर की पेपर हुई थी 2023 में, बीपीएससी कराई थी, उसके भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। एंड उसके बाद जो टीचर वाली पेपर हुई थी उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो टोटल हमने 2000 क्वेश्चन की बात की थी। और हमने ये भी कहा था उस समय कि 50 क्वेश्चन हम हर दिन करेंगे, एनालिसिस के साथ करेंगे। तो टुक सम टाइम, और ये हम टोटल 40 वीडियोज़ की ये सीरीज लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। एंड आफ्टर डैट हम लोग क्या करेंगे, और भी चीज़ें बाकी, जैसे करंट अफेयर, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। अब इसको हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जल्दी कंप्लीट करेंगे। जनरली ये जो वीडियोज़ होंगी वो आपको 8 बजे लाइव मिलेंगी या आपको रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी, और पीडीएफ आपको 10 बजे होगा। बट इसमें डिले हो सकता है ना, डिले हो सकता है। बट आई एश्योर यू कि ये हम लोग पूरी सीरीज़ को जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। बट ये टाइमिंग में इट डिफ़र हो सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण टाइमिंग में इशू हो सकती है, बट विल ट्राई कि ऐसा भी कुछ भी ना हो, ठीक है। सो पीडीएफ की बात अगर करें तो ये टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएंगे। आप नोट्स बनाते चलेंगे, चाहे इसमें स्टैटिक पोर्शन हो, बिहार के स्टैटिक पोर्शन भी हम बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, करंट अफेयर्स पोर्शन है, जस्ट मेक अ नोट, क्योंकि रनिंग नोट नहीं बनाओगे तो फिर इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने मेंटल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया था, ये कब किया था। तो ये लॉन्च किया था उन्होंने 10 अक्टूबर 2014 को। अब रिसेंट में कुछ हुआ है क्या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग? देखो, इंडिया का सबसे पहला नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो होगा, कि जैसे कोई मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उसके बारे में गाइडलाइंस कैसे कैसे उनको ट्रीट करना है, ये जो पहला इंडिया का मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो आया था वो 10 अक्टूबर 2014 को आया था। 2017 में भारत सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेंटल हेल्थ एक्ट हुआ करती थी,
1987 इसको चेंज करके 2017, जैसे अभी देख रहे हो आईपीसी सीआरपीसी ये सबको आपको न्यू कर रहे हैं, है ना, पुराने वाले को चेंज करके। तो उसी तरह 2017 में इन्होंने क्या किया था, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को चेंज करके मेंटल हेल्थ एक्ट, हेल्थ केयर एक्ट 2017 ले आया था। उसमें आपको और भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ सर्विस के बारे में दिया गया हुआ है कि कैसे उनको लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब और डिटेल्स में उसको दिया हुआ है। पुराने वाले को रिप्लेस करके ये आ गया। तो अब हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 है। इसके बाद 2022 में इन्होंने क्या किया, इनको 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने क्या किया कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया। मतलब आपको अगर काउंसलिंग कराना है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिमोटली भी कहीं से भी आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग मिल जाएगी और मेंटल हेल्थ के बारे में चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई ठीक है 10 अक्टूबर को ही क्यों, यहाँ भी 10 अक्टूबर को हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई थी, हम नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी आपको 10 अक्टूबर को आई थी। तो ये मैं बता देता हूँ इसका रीज़न कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो होती है ना, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए वो मनाई जाती है 10 अक्टूबर को, इसीलिए 10 अक्टूबर को ही हम लोग दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि 11 अक्टूबर को ही क्यों की गई थी? तो ये आप याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जी का बर्थ एनिवर्सरी था। क्या था? बर्थ एनिवर्सरी। तो बर्थ एनिवर्सरी 11 अक्टूबर को था, इसीलिए उनके नाम पे और 11 अक्टूबर 2014 को उनके नाम पे या उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे आपको ये सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की गई थी। नाउ इसमें क्या था कि जितने भी एमपी हैं वो आपको 2016 तक कम से कम एक मॉडल विलेज को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट मतलब दैट मीन्स कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो आपको वहाँ पे डेवलप करना है, मॉडल विलेज बनाना है ना, गोद लेना है गाँव को इस तरह से। देन 2019 तक आपको 3 कर लेने हैं, मतलब ठीक है 2024 तक हर एमपी को कम से कम आपको कितने कर लेने थे? 8 विलेज को जो है सो डेवलप करने थे बाई 2024। दैट्स मीन्स कि 2016 तक 1, 2019 तक 3 और 2024 तक टोटल 8 डेवलप कर लेने थे 2024 तक। तो दिस इज द प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं मेट्रोपोलिस कांग्रेस जो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, महानगर कांग्रेस, वो कब किया गया था? 2013 में किया गया था, सितंबर 2013, जनवरी 2014, ये भी आपको किया गया था अक्टूबर 2014 में किया गया था। तो ठीक है, तो 11वीं मेट्रोपोलिस कांग्रेस हैदराबाद में 2014 में किया गया था, बट दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, अभी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो मेट्रोपोलिस कांग्रेस होती है वो कब कब होती है? तो ये 3 साल पे होते हैं। देखो एनुअल मीटिंग तो होती रहती है, बट 3-3 साल पे वैसे पूरी वर्ल्ड के लोग बैठते हैं, जितनी भी मेजर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ के मेयर्स वगैरह आते हैं और वहाँ पे लीडर्स जितने भी आते हैं वो लोग शेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द सक्सेसफुली प्रैक्टिसेज हमने किया है जिस सिटी अर्बन मैनेजमेंट के लिए, तो वो सारे डिस्कस करते हैं और लोग एक दूसरे सब अपने अपने जो सक्सेसफुल जो प्रैक्टिसेज हैं वो आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए आपको मेट्रोपोलिस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। क्लियर? अभी रिसेंट में 14वां जो है सो मेट्रोपोलिस कांग्रेस हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ब्रसेल्स में हुआ है। ब्रसेल्स में हुआ है और ये कब हुई है? जून 12-15 ये आपको 2023 में हुई। तो रिसेंट आपको 14वीं आपको याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, करेंट को हम लोग अभी रिलेवेंट से ऐड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच एरिया वाज द इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। अब आपसे पूछ रहा है कि युद्धाभ्यास कौन से एरिया में हो रहा है। तो पहले हम तो ये जानेंगे कि भाई जो युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी और इंडियन आर्मी, इनके बीच में बाइलेटरल प्रैक्टिस सेशन होती है ना। वहाँ पे जितनी भी वॉरफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। 19वां जो हुई थी, 19th जो हुआ था, 19th जो जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, ये 2023 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? अलास्का में, यूएसए, है ना, अलास्का में हुआ था, है ना। फोर्ट वैन राइट अलास्का में हुआ था।
अभी इंडिया जो है सो होस्ट करने वाला है 20वां युद्ध अभ्यास। 20वां युद्ध अभ्यास कब होगा? 2024 में होगा। वो आपको कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान में। तो याद क्या रखेंगे? राजस्थान, है ना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया जाएगा 20वां युद्धाभ्यास। तो क्या क्या याद रखेंगे? युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होती है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी जो हाल में 2024 में होने वाली है वो कहाँ पे होगी, और 19वां जो 2023 में हुई थी वो कहाँ पे हुई है। इतनी याद रखेंगे तो करेंट आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो 16वीं लोकसभा है, 16वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें किन पार्टियों ने, किस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। तो अभी हम लोग 18वीं में कौन कौन कितनी जीतती है अगर हम देख लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे कि अभी जो 18वीं लोकसभा हुई है उसमें बीजेपी 240, कांग्रेस 99, एसपी 37, एआईटीसी है, डीएमके है, टीडीपी है, जेडीयू है ना, उद्धव गुट के हैं, देन एनसीपी है, शरद पवार, ठीक है ना, शिवसेना है, तो ये एलजेपी है। तो ये सारी सीटें हैं। तो 1 सीट भी आरएलडी देख लीजिए, आरएलडी भी 2 सीट जीती है ना। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये सब तो जीती ही है, बीएसपी सीट नहीं जीती है। ठीक है, तो एसपी जीती ही है, आरजेडी जीती ही है ना, एंड बीएसपी नहीं जीती है, एक भी सीट नहीं जीती है। एसपी भी जीती है आपको, आरएलडी भी 2 सीट अभी देखें, जदयू भी जीती है। तो वो आप एक बार देख लेंगे, अगर इसको देख लेंगे पूरी डिटेल तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी सीटें कौन सी पार्टी ने नहीं जीती है। अगर कौन सी जीती है पता चल जाए तो कौन सी नहीं जीती आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 14 में किसको मिला था। तो हमें वो याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, जनवरी में अनाउंस हुआ था 2023 का जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस है वो। तो वो किसको मिला है? प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन। ये आप करंट में याद रखेंगे, शिव कुमार सरीन को मिला है आपको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। 24th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 2023 में मिला है, जो कि अनाउंस हुआ था 10 जनवरी 2024 को। प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन। क्लियर? ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है 2023 में क्या किसको मिला है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग 7th पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वो वैसे भी आप याद रख लीजिए, 7th पे कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर। 8वीं पे कमीशन आई नहीं है तो आप पुराना वाला ही याद रख सकते हैं। 8th पे कमीशन अभी कोई गवर्नमेंट ने ऐसी प्लान नहीं है, कोई बनाई नहीं है, इसलिए ये हम लोगों को 7th पे कमीशन का जो लास्ट पे कमीशन था वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ठीक है ना। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए ये आपको कमीशन, पे कमीशन लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2013 में जे.एस. वर्मा कमेटी रिपोर्ट आई थी, वो किससे रिलेटेड थी। तो जे.एस. वर्मा कमेटी जो थी वो आपको 2012 में एक कमेटी बनाई गई थी दिसंबर 2012 में। उसमें जो 3 लोगों की कमेटी थी, 3 लोगों में जो हेड थे उनका नाम था जस्टिस जे.एस. वर्मा, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे। एंड उन्होंने बोला था कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करना है, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करना है, जिससे कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट विमेन के अगेंस्ट होता है, अगर सेक्सुअल अगेंस्ट अगर विमेन का होता है तो उसमें ट्रायल जो हो तो जल्दी से ट्रायल हो जाए, और पनिशमेंट को भी बढ़ाने की बात किया गया था। क्रिमिनल्स जो होंगे उसके पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए। क्लियर? तो चार्जेज इन लॉ पर्टेनिंग टू ऑफेंस अगेंस्ट विमेन, दिस इज द आंसर। इसमें आप ये याद रख सकते हैं, इन्होंने जनवरी 23, 2013 को रिपोर्ट सबमिट किया था। एंड इसमें और जो मेंबर थे, लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ जो कि हाई कोर्ट की जज थी, एंड गोपाल सुब्रमण्यम जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर्मर थे। ये 3 लोग थे। वन इज द जस्टिस जे.एस. वर्मा जो हेड थे, दूसरा जस्टिस लीला सेठ, एंड गोपाल सुब्रमण्यम ये आपको सॉलिसिटर जनरल थे। क्लियर? तो ये आप याद रख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा। लोकसभा में बिहार से कितने मेंबर जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा में 40 मेंबर जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा में ये भी याद रखेंगे कि 18वीं लोकसभा में बीजेपी ने 12 सीट जीती है, जदयू ने 12 सीट जीती है, एलजेपी जो रामविलास है
वो 5 सीट जीती है। हम की पार्टी जो है जीतन राम मांझी की, वो 1 सीट, आरजेडी 4 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट, सीपीआई एमएलएल ये 2 सीट और एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव पूर्णिया से जीते हैं 1 सीट। तो ये भी हम याद रखेंगे कि कौन सी पार्टी ने कितने सीट जीते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का यूनिक फेस्टिवल कौन सा है। तो बिहार में छठ पूजा जो यूनिक है, जो सूर्य देव की पूजा होती है, उसमें छठ पूजा के अलावा बिहार में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। उसका नाम कौन है, क्या है, मकर संक्रांति, है ना, फसल के, है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल है मकर संक्रांति। ठीक है, सो मकर संक्रांति होता है, जैसे आपको साउथ इंडिया में पोंगल मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, उसी तरह बिहार की जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कौन सी है, मकर संक्रांति। बिहार में बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। एंड एक बिहार में मनाई जाती है इंपॉर्टेंट वन, बिहुला। बिहुला, इसको बिशड़ी पूजा भी कहते हैं, बिशड़ी पूजा, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आप लोग कुछ और बोलते होंगे, बिशड़ी पूजा। एंड ये आपको भागलपुर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इन लोग कौन से भगवान की पूजा करते हैं, मनसा देवी का, मनसा को, और वहाँ पे अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए मनसा देवी की पूजा की जाती है। और इस फेस्टिवल में एक फीचर है कि वहाँ पे मंजूषा आर्ट, है ना, मंजूषा आर्ट बनाई जाती है ना, मंजूषा आर्ट। और इसमें जो ये जो स्टोरी है, बिहुला की स्टोरी है, एक गर्ल होती है जो मनसा गॉडेस से प्रेयर करती है उसके हस्बैंड को जिंदा करने के, लक्षिंदर को बैक टू लाइफ लाने के लिए वो आपको ये प्रेयर करती है, उसके लिए हम लोग इसको मनाते हैं। तो पूरा याद रखेंगे, बेहुला बिशाड़ी पूजा, बाकी हमने एक्सप्लेनेशन में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नाउ नोबेल प्राइज हम लोग 2014 का याद नहीं रखेंगे, हम 2023 का याद रखेंगे कि लिटरेचर में किसको मिला है। तो ये है ओलाव जी को मिला है, जॉन ओलाव फोशे, नॉर्वे के हैं जॉन ओलाव फोशे, इनको मिला है। हम याद रखेंगे, विनर भी याद रखेंगे और किस काम के लिए मिला है। तो नॉर्वेनियन लैंग्वेज में इनको इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल को वॉइस देने के लिए, इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज के लिए नोबेल प्राइज लिटरेचर में जॉन ओलाव फोशे को मिले हैं, जो कि नॉर्वे के हैं। इतना याद रखेंगे। इसी तरह हम याद रखेंगे फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है और इकोनॉमिक साइंस में, है ना, गोल्डिन को मिला है। गोल्ड याद रखेंगे, इकोनॉमिक का गोल्ड याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। गोल्ड से ना पैसे की बात हो रही है, तो क्लॉडिया गोल्डिन यूएस के हैं। इसमें आपको विमेंस लेबर मार्केट आउटकम के लिए मिला है। अगर मान लेते हैं आपके पेपर से पहले 2024 का अनाउंस हो जाएगा तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप गोल्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख लेंगे इसमें कैसे कैसे हम लोग इसको आप याद करेंगे। हर चीज़ का आप किस कारण से मिला है और किसको मिला है वो हम याद रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। आप बताइए फिलिस्तीन को सबसे पहले कौन कंट्री, यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो अभी तो 146 कंट्री जो है सो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है फिलिस्तीन को अभी तक टिल नाउ। सबसे पहली कंट्री जो की थी वो थी स्वीडन। सबसे पहला कंट्री कौन था जो रिकॉग्नाइज किया था यूरोपियन यूनियन की, वो थी स्वीडन। अभी आपको नॉर्वे ने भी कर दिया है, नॉर्वे, स्पेन ने भी कर दिया है और आयरलैंड ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। अभी लास्ट अगर लेटेस्ट की बात करें तो आर्मेनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है फिलिस्तीन एज अ कंट्री। ठीक है ना, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन को अभी हाल में 21 जून को आर्मेनिया ने आपको रिकॉग्निशन दिया है और आर्मेनिया जो है सो लेटेस्ट कंट्री है, तो हम लोग आर्मेनिया याद रख लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज दिस, क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड इन जनवरी 2014 टू मेक मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर ऑल इट्स एडल्ट मेंबर। किस कंट्री ने डिसाइड किया था। देखो बहुत सारी कंट्रियां हैं, तो जो न्यूज में रही होगी वो उस समय है। तो उस समय यूएई ने डिसाइड किया था कि हम अपने यहाँ जो है सो जो एडल्ट मेंबर्स हैं, है ना, तो उनके लिए जो वयस्क पुरुष होंगे, मेल एडल्ट मेंबर होंगे, उसको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी। तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ठीक है ना, उनको देना पड़ेगा। तो ये इसमें बहुत सारी कंट्री है। एट डेट टाइम जो है सो वो न्यूज़ में था, तो जनवरी 2014 में जिस कंट्री ने किया था। वैसे ताइवान भी है, अभी
एंड ताइवान ने प्लान किया कि 2024 से हम कंपलसरी सर्विस करेंगे। तो लेटेस्ट में अगर बात करेंगे तो ताइवान याद रख सकते हैं, इन्होंने बात किया है ना। उससे पहले आपको ईरान, इजराइल, इजिप्ट ये सब भी है। अब इसमें प्लेस है कि कितने साल करने, नॉर्थ कोरिया में 8 से 10 साल कंपलसरी है, इजिप्ट में 12 से 36 मंथ है, ताइवान में 4 महीने के लिए कहा है। तो लेटेस्ट आप याद रख सकते हैं। और उन्होंने प्लान किया कि 2024 तक, प्लान टू इंक्रीज टू 1 ईयर फ्रॉम 2024, मतलब पहले 4 महीने थे, अब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 महीने। तो यू कैन रिमेंबर 1 साल के लिए, तो वो आप एक ताइवान याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है कि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट के थीम क्या है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट के थीम क्या है। नाउ पहले तो हम ये याद रखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती कौन है। तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक निकालती है एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 2019-20 में ये जो आपको रिपोर्ट आई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन अ डिकेड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के 1 दशक के बाद में बैंक रेगुलेशन और सुपरविजन पे ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी भी क्या क्या रेमेडीज अडॉप्ट करना चाहिए कि बाद फ्यूचर में कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं हो, है ना, और ऑन गोइंग पॉलिसी जो है वो सब के बारे में ये लिखी जाती है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट है और 19-20 में आई थी। उसका जो थीम था बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन अ डिकेड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के 1 दशक के बाद में बैंक की रेगुलेशन सुपरविजन की स्थिति, है ना, दैट्स अ थीम, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, लेटेस्ट वाला यही है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ हैव फिगर्ड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीम, 2014 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीम। नाउ दिस क्वेश्चन अभी रिलेवेंट नहीं है, बट टाइम्स 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर मिला है किसको, टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को टाइम्स 2023 पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। और ये पहली विमेन है जिसको ट्वाइस मिला है, ये खिताब 2 बार मिला है ना, ट्वाइस पर्सन ऑफ द ईयर मिला है ना। तो ये एक आज चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनको 2017 में भी मिला था और 2023 में, मतलब 1927 से जब से ये स्टार्ट हुआ था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर निकालना, तब से लेकर के यही एक विमेन है टेलर स्विफ्ट जो 2 बार आई है पर्सन ऑफ द ईयर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ 100 जो टाइम मैगजीन निकालती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द 2024, उसमें किसका किसका नाम है, आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, वर्ल्ड बैंक के सीईओ अजय बांगा और एक्टर देव पटेल। तो ये भी हम याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा प्रेमबदा नटराजन, याले यूनिवर्सिटी के जो इंडियन ओरिजिन के हैं, याले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको मिला है। आशमा खान, है ना, ये इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है ना। देन जिगर शाह, ये आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर हैं। तो ये तीनों इंडियन ओरिजिन के ही मिले हैं। एंड बाकी आपको आलिया भट्ट याद रख सकते हैं, रेसलर साक्षी मलिक, सत्य नडेला, अजय बांगा एंड देव पटेल, ये आप याद रखेंगे। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में इन सब के नाम है। यू कैन रिमेंबर द प्रेमदा नटराजन, आशमा खान और जिगर शाह ऑल्सो, ठीक है, नाम याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 7th ब्रिक्स समिट जो 2015 में होने वाला है वो कहाँ होगा। तो 7th ब्रिक्स समिट से हमें नहीं पता याद रखना है, हमें याद रखना है कि 16th ब्रिक्स समिट जो होने वाली है वो कहाँ पे होगी। तो रशिया के कजान में होगी, ठीक है। 16th भी, 15th कहाँ पे हुई थी, 15th जो है सो ये आपको साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, ठीक है। रशिया के कजान में 16th होगी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। तो 16th ब्रिक्स समिट कब होगी, कहाँ पे होना है, रशिया के कजान में। और 15 कहाँ पे हुई थी, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, क्लियर। और इसमें क्या किया गया था, बोला गया था कि हम यहाँ पे कि मेंबरशिप 5 से 11 तक हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब 5 मेंबर थे ब्रिक्स में, है ना, तो उसको हम लोग बढ़ा करके 11 करेंगे। उसमें इन्होंने बोला था इजिप्ट को, ईरान को, सऊदी अरबिया, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना को आप ब्रिक्स में ज्वाइन करने का। बट अभी अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना, बाकी कुछ ने ज्वाइन किया है। तो हम लोग को याद ये रखना है कि उस समय जो डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें 11 को ऐड करना था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। नाउ द ब्रिक टर्म जो है 2001 में, है ना, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जिम ओ नील। तो नील ने ये टर्म दिया था ब्रिक। ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और ब्रिक की मीटिंग जब 2006 में पहली हुई थी, ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी, 2006 में। 2010 में इन्होंने, ब्रिक ने कहा था साउथ अफ्रीका को कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लिया था।
नाउ अभी 15 समिट जो 2023 में हुआ है उसमें हम लोगों ने 6 लोगों को और बुलाया है कि भाई आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसमें अर्जेंटीना ने अभी ज्वाइन नहीं किया है बट हमने इन्वाइट किया था। इसके बाद ब्रिक में 2014 में आपको अगर ब्राज़ील में समिट जो होती है 6th ब्रिक्स समिट, वहाँ पे आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाती है कि इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगी, शंघाई। शंघाई कहाँ पे, चाइना। तो इतनी चीज़ें ब्रिक्स के बारे में हम याद रखेंगे। किसने ये टर्म कॉइन की थी, कब पहली मीटिंग हुई थी, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया था, अभी कौन किसको किसको ज्वाइन कराया जा रहा है, इसमें कौन कौन ज्वाइन कर लिया कौन कौन नहीं किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था और 16th कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी सेलिब्रेटेड। तो पर्सन विद डिजेबिलिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिसंबर को। कौन सा दिन है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन जो है आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे जो डिक्लेरेशन हुई थी वो घोषित हुई थी 1948 में। तो उस दिन को हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को जो है सो यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं 1948 से, यूएन डे मनाते हैं। अगर हम बात करें कि 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को जो है इंडिया में हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। वो उस दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी की जन्म एनिवर्सरी है, तो उसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट 24 अक्टूबर जो है सो इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर भी आपको इम्पोर्टेंट है, और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी आपको मनाई जाती है। तो दिस इज ऑल्सो, सो डी इज द आंसर, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा काम करता है, महिला के अधिकार के संरक्षण के पे काम करता है, या मानव अधिकार के संरक्षण पे, या अस्पृश्यता के उन्मूलन से, है ना, अनटचेबिलिटी के एबोलिशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन पे काम करती है। तो इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। ये आपको लगभग 150 कंट्रीज में, है ना, ये मूवमेंट चलाती है, लगभग अराउंड, मतलब 150 कंट्री से ज़्यादा में ये आपको कैंपेन चलाती है ह्यूमन राइट्स का, जहाँ भी वायलेशन होती है उस पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित हुआ है। तो ये 2014 की बात है। नाउ हम जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि अभी हाल में क्या स्थिति है। तो अभी इंडिया में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसकी काउंसिल में री इलेक्ट हुआ है 2024-25 के लिए। तो एक याद रखेंगे आईएमओ कहाँ पे है, लंदन में, है ना, बेस्ड ऑन लंदन। और आईएमओ का काम क्या है, जो जितना शिपिंग रेगुलेशंस हैं, है ना, जो मरीन पॉल्यूशन, जो शिप से, जो जहाज़ से जो मरीन पॉल्यूशन होती है उसको रेगुलेट करने पे काम करता है। तो वहाँ पे इनको जो है सो आईएमओ के काउंसिल में इंडिया री इलेक्ट हुआ है। तो एक तो हम ये याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो इकोसॉक है ना, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पे यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर बनाया गया है। किसके द्वारा, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन और नारकोटिक ड्रग पे कमीशन पे का ये बनाया गया है इसको, ठीक है ना, मेंबर बनाया गया है इंडिया को। एंड एक और है, ये सब किसके द्वारा किया गया है, आप समझ लीजिए कि यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, उसके द्वारा इंडिया को यूएन स्टैटिस्टिकल काउंसिल कमीशन और नारकोटिक ड्रग्स की कमीशन है, और HIV एड्स के लिए जो आपको कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड है उसमें मेंबर बनाया गया है इंडिया को। तो ये याद रखेंगे। अब इससे पहले अगर हम बात करें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो लास्ट हुआ था 2021-22 में इलेक्टेड हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर में, और ये जो 2021-22 में हुआ था वो 8वीं बार था यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर। तो एक आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि लास्ट कब था, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्य, अगेन यूएनएससी पे क्वेश्चन है, तो इन्होंने उस समय का बता रहा है। तो देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें आपको भी पता है कि 5 जो है सो परमानेंट मेंबर होते हैं,
5 परमानेंट होते हैं मेंबर, जो उसमें कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड देन आपको यूएसए। ठीक है, तो ये 5 मेंबर जो है सो परमानेंट मेंबर है और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये आपको चेंज होते रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में 5 जो है अफ्रीकन और एशियन स्टेट से आती है, एक जो है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से आती है, 2 जो है सो लैटिन अमेरिकन स्टेट से आती है और 2 जो है सो वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट से आता है। अभी जो नया इलेक्टेड हुआ है मेंबर वो अफ्रीकन ग्रुप से एक हुआ है सोमालिया। कौन हुआ है, सोमालिया अफ्रीकन ग्रुप से। एशिया पैसिफिक ग्रुप से कौन हुआ है, पाकिस्तान। आप एशिया पैसिफिक से पाकिस्तान हुआ है। लैटिन अमेरिका से एक सिलेक्शन हुई है, किसका, पनामा। तो मतलब इतने ही मेंबर होते हैं, 5 होते हैं अफ्रीका और एशियन स्टेट से, ये एक होते हैं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 लैटिन अमेरिका से होते हैं एंड 2 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अफ्रीकन की तरफ से कौन सेलेक्ट हुआ है, सोमालिया, एशिया की तरफ से कौन हुआ है, पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका से कौन हुआ है, पनामा एंड क्या कहते हैं, डेनमार्क और ग्रीस जो है सो वेस्टर्न यूरोपियन से हुए हैं। 2 साल के लिए होंगे ये, आपको 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक के, 2025 के जनवरी से लेकर 2026 के दिसंबर तक के लिए ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि इंडिया 8 बार अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 8वीं बार जो लास्ट बने थे वो 2021-22 में। उससे पहले 50-51 में, 50-51, 67-68, 72-73, 77-78, 98-4, 91-92, 2011-12 और 2021-22। तो रिसेंट वाला भी हो गया। इंडिया का क्या स्थिति होगी कर ली हम लोगों ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वोन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एट द विंटर ओलंपिक गेम हेल्ड इन द सोची इन फरवरी 2014। नाउ दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस। अब क्या है कि इसमें हम लोगों की याद क्या रखना है कि 2024 में जो ओलंपिक हुई थी अभी हाल में 11 अगस्त को ख़त्म हुई है, वो कहाँ पे हुई थी, वो उसका नाम था पेरिस ओलंपिक, है ना, पेरिस फ्रांस में, है ना। नाउ द थिंग इज दैट कि इसमें हम अब इसकी पूरा डेटा याद रखेंगे। तो ये आपका करंट अफेयर हो गया कि ओलंपिक पे क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस है। नाउ इंडिया का कौन सा प्लेस था, पहला क्वेश्चन ये है, 65th नंबर थे। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, 6, उसमें 1 सिल्वर था, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज है। नाउ सिल्वर कहाँ पे जीता है, सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस चीज़ में जीता है, नीरज जेवेलियन थ्रो में, एकदम रट्टा मार लेना है इसको। देन 5 कहाँ जीते हैं ब्रोंज, 1 हॉकी में जीते हैं, ठीक है। सो हॉकी में ब्रोंज आपको मिला है। देन आपको हॉकी में मिला है ब्रोंज। इसके बाद आपको मनु भाकर, बहुत न्यूज में है, मनु भाकर को 10 मीटर के विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में इनको ब्रोंज मिला है। एंड मनु भाकर, मनु एंड सर्वजीत सिंह ये मिक्स डबल था, मिक्स टीम में 10 मीटर में ही शूटिंग में मिला है। इसमें मनु भाकर भी थी और सर्वजीत थी, तो मनु भाकर को 2 हो गए, है ना। तो ये पर हम लोग एक ही काउंट करेंगे ना इसमें, ठीक है। तो ये मिक्स वाला था। देन फिर आपको याद क्या रखेंगे कि अमन सहरावत को मिला है फ्री स्टाइल 57 kg वाले में, रेसलिंग में मिला है। तो रेसलिंग भी याद रखेंगे, इसमें सारी चीज़ें याद रखेंगे, रेसलिंग याद रखेंगे। शूटिंग में 2 मिली है, मनु भाकर को 1 सिंगल वाली मिली है। फिर मनु भाकर को एंड उसको क्या थी, सर्वजीत सिंह को मिला है, तो ये भी याद रखेंगे। देन आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, सिल्वर नीरज चोपड़ा हो गया। देन एक और बचेंगे, स्वप्निल जी को मिला है, स्वप्निल को भी शूटिंग में मिला है। मतलब हमारे पास 3 शूटिंग के आए हैं, एक हॉकी के, एक एथलेटिक्स में जिसमें जेवेलियन थ्रो आ गया, 1 इज द रेसलिंग। तो ये पूरा हम याद रट्टा मार लेंगे। 2024 का जो मोटो है पेरिस का, वो अभी याद रखेंगे, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। इंडिया का 65वां प्लेस है, 6 जीते हैं। और फर्स्ट किसका आया है पेरिस ओलंपिक में, तो वो हम याद रखेंगे, चाइना को 88 मेडल्स के साथ फर्स्ट हुए हैं। हालांकि यूएसए को 117 मिला है, बट चाइना को 37 गोल्ड है, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पे चाइना है। इंडिया का 65th है। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान को 1 गोल्ड मिला है, एक ही मिला है बट गोल्ड मिला है, ठीक है। तो उसके अनुसार से तो ये पूरी डिटेल आपकी जो है सो, पहला जो ओलंपिक्स हुआ था एथेंस में हुआ था ग्रीस में 1896 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आप ओलंपिक के बारे में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गोल्ड जो जीता होगा फर्स्ट नंबर पे होगा। तो जो आपके क्वेश्चन थे, ये जो पूछा था कि गोल्ड मेडल एट विंटर ओलंपिक, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, तो वो होगा चाइना अभी के अनुसार से। इसके बाद क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेट ऑलराउंडर क्रैक द फास्टेस्ट सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, तो उस समय पूछा था। नाउ तो उस समय कॉरी एंडरसन थे, बट कॉरी एंडरसन उससे फास्ट में इन्होंने बनाया है एवी डिविलियर्स। अभी याद रखेंगे,
एवी डिविलियर्स जो हैं साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं एंड इन्होंने सबसे तेज 100 बनाए हैं 31 बॉल में 31 बॉल में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जोहान्सबर्ग में एवी डिविलियर्स ने सबसे फास्ट ओडीआई सेंचुरी मारी है। एंड अगर आपसे पूछेगा कि T20 में कौन मारा है तो बहुत न्यूज में थे, वन पर्सन नेम साहिल चौहान ने आपको 27 बॉल में शतक मारे हैं T20 में। ये इस्टोनिया टीम के हैं और इन किसके खिलाफ मारे हैं, सिप्रस के, ये 2024 में मारे हैं। तो साहिल चौहान आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द विनर ऑफ द चैंपियंस लीग T20। तो चैंपियंस लीग T20 उस समय जो विनर थे चेन्नई सुपर किंग थे, बट अब हम जो याद रखेंगे इसमें ये अब होती नहीं है चैंपियंस लीग, तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट हम इसमें कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं कि T20 के भी हाल में वर्ल्ड कप हुई है। नाउ T20 की जो वर्ल्ड कप हुई 2024 में, उसमें इंडिया जीता है। तो पहला चीज़ याद रखेंगे, इंडिया विन। ओपोनेंट में कौन था, साउथ अफ्रीका जो है सो रनर थे। विनर इंडिया, साउथ अफ्रीका। कहाँ पे हुआ था, तो ये थे बारबाडोस में, है ना, बारबाडोस में। इसमें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला था, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला था, विराट कोहली। इतनी चीज़ें तो हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में याद रखेंगे। ये चूंकि बंद हो चुकी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या पोजीशन है 17वां एशियन गेम में। तो 17वां एशियन गेम कोई रिलेवेंट नहीं हमारे लिए रिलेवेंट है कि 19वां एशियन गेम के बारे में। 19वां एशियन गेम जो है सो जो हुई है 2023 में हुई है, ये आपको चाइना में हुई है। कहाँ पे हुआ है, चाइना में। तो पहला है। अब 20वां अगला कब होगा, तो 20वां जो होगा वो 2027 में होगा, और 2027 में कहाँ पे होगा, ये होगा जापान में, ठीक है ना। अभी ये न्यूज़ चल रही है कि जापान में 20वां एशियन गेम होगी। अब हम क्या याद रखेंगे इसमें सर, और क्या क्या चीज़ याद रख सकते हैं इसमें। पहला प्लेस किसका है, अगेन द फर्स्ट प्लेस किसका है, चाइना का। इन्होंने 383 मेडल टोटल जीते हैं। इंडिया का जो प्लेस है, इंडिया जो है वो आपको 4th प्लेस पे है, एशिया में 4th प्लेस पे है। आप 107 मेडल टोटल जीते हैं। उसमें ये भी याद रखेंगे 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41। तो पूरी चीज़ें याद रखेंगे कि इंडिया का 4th प्लेस था, चाइना का 1st प्लेस था विथ 383 मेडल। चाइना के बाद जापान, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन आपको इंडिया का कितना जीता है 107 मेडल, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है वो आपको ब्रोंज, ठीक है। 20वां कहाँ होने वाला है, ये भी हम बात कर लिए, जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से इसमें आ रहा है कि एशियन गेम में मेंस फ्री स्टाइल 65 kg के रेसलिंग में किसने जीता था। तो देखो अभी जो इतने सारे 107 मेडल है, तो 107 मेडल में आपको 28 गोल्ड है। तो ये 28 पॉसिबल नहीं है याद रखना, कुछ याद रखो, उससे आप काम चला सकते हो कि जो कुछ याद रखा जा सकता है गोल्ड वाला। जैसे शूटिंग में सिप्त कौर शर्मा को मिला था, पलक गुलिया को मिला था। वी कैन रिमेंबर सम गोल्ड मेडल इन 28 के 28 पॉसिबल नहीं है आपको याद रखना, तो 1-2 याद रख लो। जो नीरज चोपड़ा को मिला था, पारुल चौधरी को विमेंस 5000 मीटर में एथलेटिक्स में मिला था, देन आपको ओजस को आर्करी में मिला था। तो कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। अविनाश चावले को एथलेटिक्स में मिला है एथलेटिक्स में जो फेमस नेम है वो सब याद रखिए। बाकी 28 का 28 गोल्ड पॉसिबल नहीं है याद रखने का, ठीक है। अगला है कि जो विच कंट्री अचीव द, किसमें है 5th पोजीशन इन द 20th कॉमनवेल्थ गेम। 20वां कॉमनवेल्थ गेम में किसको 5वां आया है। तो ऑफकोर्स पूछा होगा तो इंडिया का ही पूछा होगा। तो पहले हम याद रखते हैं कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई है ना, वो कहाँ पे हुई है। तो ये है बिर्मिंघम कहाँ पे है भाई, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 में कॉमनवेल्थ गेम खेली गई है। उसमें इंडिया को क्या मिला है वो देखिए। इंडिया को 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मिली है। और इंडिया 5th बेस्ट मेडल कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में 5th बेस्ट मेडल जो है सो आपको इसको मिला है, ठीक है ना। और इंडिया का प्लेस जो है 4th प्लेस था, है ना। 4th प्लेस पहले था ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड, देन कनाडा, देन इंडिया। तो इंडिया का 4th प्लेस था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। नाउ कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम यूके में। और फिर क्या याद रखेंगे हम कि अभी जो होने वाला है 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो आपको कहाँ होने वाले हैं। पहले था कि अभी फिक्स नहीं था, है ना, देन बट अभी ये न्यूज आ गई है कि 2026 की जो होगी वो ग्लासगो में होने की संभावना है ना, ठीक है। स्कॉटलैंड की ये पोर्ट सिटी है ग्लासगो, यहाँ पे होने की संभावना है। इसमें जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं उनके बीच में स्पोर्ट्स होती है। समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो इंडिया को 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मिला है। और इंडिया की आज तक की हिस्ट्री में 5th बेस्ट मेडल आपको पूरी कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में इनको इंडिया को मिला है। और इंडिया का 4th प्लेस आया है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद इन दिस ईयर 5th बेस्ट मेडल है आज तक जितना भी हुआ है उसमें। समझ में आ गया। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा वो भी हम याद रखेंगे, ग्लासगो में। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वोन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन। नाउ अगेन ये नया से देख लेते हैं। देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वन इज़ द ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारे याद रखेंगे हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, एक होती है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन होती है, एक होती है विम्बलडन, ठीक है, एंड यूके ओपन भी बोलते हैं, और एक होता है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं और चारों के विनर हमें याद रखना है। अब ये कब होती है ये देखिए आप, ये जो होती है ये हार्ड कोर्ट्स में होती है, हार्ड कोर्ट। ये जो होती है क्ले कोर्ट पे होती है। कैसे फील्ड होते हैं वो, ये ग्रास कोर्ट पे होती है और ये भी हार्ड कोर्ट पे होती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले पे, और विंबलडन जो होती है ग्रास कोर्ट पे। अब ये होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होती है जनवरी में, तो ये तो आपको याद ही रखना है। देन ये जो होती है मई जून में होती है, मई जून में होती है। विंबलडन जो होती है जून जुलाई में होती है। तो यहाँ तक का तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये जो होता है एक सितंबर में होता है, अगस्त सितंबर में होता है। तो ये चारों के हम इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अगर हमें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पूछा है तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में विमेंस सिंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, मेन सिंगल में कौन जीता था, जैनिक सिनर, इटली के जैनिक सिनर हैं वो। समटाइम रनर भी पूछते हैं और समटाइम किस स्टेट के हैं, किस कंट्री के हैं वो भी पूछते हैं। विमेंस सिंगल में आर्यना ने, है ना, अरेना सबलेंका जीती है। तो 2024 का हम ये याद रखेंगे। हमें सबसे ज़्यादा जो याद रखना है कि मेंस डबल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस जो डबल है उसमें अपने इंडिया का रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों मिलकर जीता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड इवन ये भी याद रखना है इसमें किसको हराया था, है ना, साइमन बोलेली इटली को हराया था। तो ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे बिकॉज इंडिया इसमें जीता है, ठीक है। सो मेंस डबल, मेंस सिंगल, विमेंस सिंगल, ये सब हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सैप टूर्नामेंट 2013 में हुआ था, उसके विनर कौन है। देखिए 1997 में ये आपको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैप बना था। और इसमें जो है सो अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो कौन कौन है, बांग्लादेश है, देन इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है, ठीक है। और इसकी जो सैप की सेक्रेटरीट है 1997 में बनी है, कहाँ पे है, बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में इसकी सैफ के सेक्रेटरीट है, ठीक है। और इंडिया ने अभी जो 2023 में जो हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं। 2023 में जो सैफ चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका में। और वहाँ पे इंडिया 9वीं बार जीता है। किसको हराया है ये भी याद रखेंगे, कुवैत को हरा के 9वीं बार जीता है। तो ये हम याद रखेंगे। 2023 में बेंगलुरु में हुआ है, 9वीं बार इंडिया टाइटल जीता है कुवैत को हरा के, ठीक है। फुटबॉल का ये होता है सैप टूर्नामेंट, याद हो गया। अगला है कि विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट। स्पोर्ट्स की एक्सेलेंस में कौन सी अवार्ड होती है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन अवार्ड मिलती है स्पोर्ट्स के एक्सेलेंस में। तो बहुत सारे लोग हैं अर्जुन अवार्ड में, बट हम लोग जो याद रखेंगे उसमें अभी जो अर्जुन अवार्ड जिन लोगों को मिले हैं उसमें हम लोग 1-2 नाम याद रखेंगे, ज़्यादा हम लोग नाम याद नहीं रखेंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे जमनालाल बजाज अवार्ड ये किस चीज़ के लिए मिलता है, या टैगोर अवार्ड किसके लिए मिलता है, या मूर्ति देवी अवार्ड किसके लिए मिलता है, ठीक है। सो मूर्ति देवी अवार्ड से हम स्टार्ट करते हैं कि मूर्ति देवी अवार्ड जो है वो आपको मिलती है, इंडियन लिटरेरी साहित्यिक अवार्ड है। ये आपको भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है ना। भारतीय ज्ञानपीठ जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिर्फ ओनली टू इंडियन राइटर्स। और कौन से इसमें लिखे मिलेगा, जो आपको 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें, और इंग्लिश, इस दोनों में जो कुछ लिखेंगे इंडियन राइटर उनको मिलते थे मूर्ति देवी अवार्ड। और मरने के बाद ये अवार्ड नहीं मिलते हैं, समझ, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर आप बात करें अभी, अगर आप मोस्ट रिसेंट अगर बात करेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, वीपी तिवारी को आपको 2019 में मूर्ति देवी अवार्ड मिला है अस्थि और भवती लिखने के लिए, ठीक है। मूर्ति देवी आपको समझ में साहित्य का अवार्ड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी लिटरेरी प्राइज है, ये भी साहित्य के लिए मिलता है,
ये आपको सुकृता पॉल को मिला है, सुकृता पॉल कुमार। ये आपको साल्ट एंड पेपर ये बुक है उसके लिए मिला है। एंड इवन सोशल अचीवमेंट के लिए अभिजीत बनर्जी को भी आपको रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है। तो ये आपको सारी दी हुई है। देन जमनालाल बजाज जो है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन का अवार्ड 2023 की जो मिली है, 2023 के मिली है, वो 4 पर्सनालिटी को मिली है। 3 इंडियन है, एक बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश को किसको मिला है जमनालाल बजाज, वो याद रखेंगे राह नब कुमार, जो भी जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, राह नब कुमार को ये आपको मिले हैं। ये आपको गांधी आश्रम ट्रस्ट है बांग्लादेश में, उसके CEO हैं। तो इनको मिला है गांधीयन वैल्यूज जो है सो इंडिया से बाहर को प्रमोट करने के लिए राह नबा कुमार बांग्लादेश के हैं, उनको मिला है जमनालाल बजाज अवार्ड। तो एक तो ये हो गए, और बाकी इंडिया वाले को मिला है। तो इंडिया वाले में एक डॉक्टर रेगी जॉर्ज एंड डॉक्टर ललिता रेगी, इनको मिला है ये ट्राइबल हेल्थ के इनिशिएटिव के लिए इनको मिला है। देन राम लक्ष्मी दत्त को मिले हैं, जो विवेकानंद इंस्टीट्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। सो रूरल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हेल्प करके रूरल में डेवलप कर रहे थे, इसके लिए मिला है। एंड वन इज द सिस्टर सुधा वर्गीज, है ना, जो नारी गुंजन जो विमेंस वॉइस है उनकी सेक्रेटरी है बिहार में, उनको मिला है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर सिस्टर सुधा वर्गीज, है ना। तो ये आपको अवार्ड याद रखना है। डॉक्टर ये जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड जो है सो 4 लोगों को मिला है, 3 इंडियन और 1 बांग्लादेशी को। एक इनको मिला है, एक राम लक्ष्मी दत्ता को मिला है, एक सिस्टर सुधा वर्गीज को मिला है। जो नारी गुंजन जो विमेंस वॉइस बिहार में NGO है, वहाँ पे विमेन को हेल्प के लिए मिला है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रूरल में यूज करने के लिए मिला है। ये ट्राइबल हेल्थ के लिए मिला है, और ये गांधी वैल्यू को आउटसाइड इंडिया प्रमोट करने के लिए मिला है। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। मूर्ति देवी मैंने आपको बता दिया 2019 में मिला था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। एंड ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी जो है वो साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम को मिला है। देन ये सोशल अचीवमेंट के लिए नोबेल लॉरेट किसको, अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी जो है ना, वेल्स कप है, ट्रॉफी जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी जो है, देखिए प्रिंस याद रखेंगे, इसमें दोनों में अंतर है। प्रिंस ऑफ वेल्स अगर ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये मिलता है आइस हॉकी के लिए। तो आप आंसर देंगे आइस हॉकी, ठीक है ना, या हॉकी देंगे। एंड जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप की जब भी बात करेंगे तो इट्स अ गोल्फ, इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसको, ये आपको मैंने दे दिया है कि लुसिफर गोल्फिंग सोसाइटी को मिला था प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना। तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये आपको मिलती है किसके लिए, गोल्फ के लिए। और प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी जो है वो हॉकी के लिए थी। कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, दोनों अलग हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स एंड VA स्मिथ। अगर आप बात करें VA स्मिथ का, तो VA स्मिथ ने बुक लिखी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बुक लिखी है, तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली यही होगा, है ना। VA स्मिथ जो है सो ये आपको विंसेंट A स्मिथ एक बुक लिखे थे, और ये हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। इन्होंने बुक लिखा था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 BC टू द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो इंक्लूडिंग इन्वेजन जो है वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो VA स्मिथ होगा आंसर। बाकी जो आप अगर बात करते हैं, जो आपको याद होगा कि जो दयाराम सहनी ने आपको हड़प्पा का खोज किया था, हड़प्पा का स्टडी किया था 1921 में। एंड 1926 में MS वत्स जो है सो आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रंगपुर में एग्जीबिशन में काम किए थे। कौन, MS वत्स। रखल दास बनर्जी, RD बनर्जी जो है ये आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। एंड बाकी KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैकी, ऑरेल स्टेनी, A घोष, JP जोशी, ये सब भी आपको जो नई जो सिविलाइजेशन को अनकवर में काम किया था, दैट एग्जीबिशन में काम किया था, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। सो गौतम बुद्ध जो है सो सबसे पहला उपदेश जो है सो डियर पार्क, है ना, डियर पार्क सारनाथ में दिए थे, है ना। और इन्होंने 5 पहला उपदेश किसको दिए थे, 5 monk जो कभी इनके साथ बैठे थे, है ना, ध्यान के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जो पहला जो सरमन देते हैं उसको बोलते हैं।
अब ये 5 दिस मॉन्क कौन कौन थे ये भी याद रखेंगे आप। वन इज नेम इज अ कौंडिन्य, वन वप्पा, देन महानमा, भद्दिया, अश्शाजी। ठीक है, तो कौंडिन्या, भप्पा, देन महानमा, देन आपको याद भद्दिया एंड फिर अश्शाजी। ये 5 मॉन्क थे जिनको उन्होंने पहला उपदेश दिया था, डियर पार्क सारनाथ में दिया था। और इस जो उपदेश देते हैं उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, इतनी याद रख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किसको बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त जो थे वो आपको गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे एंड उनको आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है ना। और नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको बोला किसने? एवी स्मिथ ये हिस्टोरियन थे और इन्होंने इनको बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त जो थे वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी की कुमार देवी, इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम और प्रिंसेस कुमार देवी, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसके द्वारा? एवी स्मिथ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखिए, फाहियान जो यात्रा की थी वो कब की थी? अराउंड 405 AD के आसपास में किया था, है ना। और ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। इतना चीज़ याद रखेंगे, कब किए थे, कहाँ के थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेनसंग जो है आपको जुआंग जेंग भी बोलते हैं, ये भी चाइनीज ट्रैवल थे और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे अराउंड 630 AD के आसपास में। देन ईसिंग जो है ये भी आपको 671 वेनसंग के बाद आए थे। दिस ही इज ऑल्सो अ चाइनीज ट्रैवलर और ये भी हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है ना। बट द मोस्ट फेमस वन इज द वेनसंग। ईसिंग थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड के समय में आए थे। तारानाथ जो है सो ये एक जोनांग स्कूल तिब्बत के होते हैं, जोनांग स्कूल के एक लामा थे, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रहे थे। लामा जोनांग स्कूल तिब्बतियन बुद्धिज्म के में जोनांग स्कूल होता है, उसके लामा हुआ करते थे। ये तो 1575 ईस्वी की बात है। तो 2 शासनकाल में चीनी यात्री जो आए थे वो थे, आप याद रखेंगे, वेनसंग। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, या कोई संत की झोपड़ी है, या कोई मीनार है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर कहाँ? राजस्थान में, है ना। और ये ओल्डेस्ट मॉस्क है इंडिया का, है ना। और ये किसने बनाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में इसको बनाया था और इसको डिजाइन किया था, उसका नाम है अबू बकर कहाँ का है? हेरात का। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने डिजाइन किया था? अबू बकर हेरात का था। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंड दिस इज अ मॉस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुजुके बाबरी किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तुजुके बाबरी, इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबरनामा। ये आपको ऑटोबायोग्राफी है ये बाबर की, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर हुआ करते थे। बाबर ने ये जो लिखी थी तुर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है ना। किस में लिखी थी? तुर्किश लैंग्वेज में तुजुके बाबरी लिखी थी। आप याद रख सकते हैं, तुजुके तुर्किश, तू है ना, तो याद रहेगा आपको। तो तुर्किश इसमें याद रख सकते हैं। और जो अब्दुल रहीम खाना थे, जो बैरम खान के बेटे थे, है ना, वो आपको इसको पर्शियन में, बाद में बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाना ने तुर्की से पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था। कौन था? बैरम खान के सुपुत्र थे अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी? हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के कमांडर कौन हुआ करते थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो ये हल्दीघाटी की जो युद्ध हुई थी, हल्दीघाटी की युद्ध कब हुई थी? 1576 में, 1576 में। ये मेवाड़ के फोर्स थे, महाराणा प्रताप, मेवाड़ याद रखिए, महाराणा प्रताप याद रखिए, और अकबर की फोर्स के बीच में हुआ था। जो अकबर के फोर्स, मतलब राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अब अकबर की तरफ से जो लड़ रहे थे इंडिया के, मान सिंह, मतलब मान सिंह
वन, है ना। मान सिंह के, अकबर की फोर्स जो है वो लीड कर रहे थे कौन, मान सिंह, और ये राणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप, तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे मेवाड़ की फोर्सेज हार जाती है हल्दी घाटी के युद्ध में, और उस समय हकीम खान जो होता है, राणा प्रताप की आर्मी का जो कमांडर होते हैं उसका नाम होता है हकीम खान। राणा प्रताप की, समझ में आ गया क्या क्या याद रखेंगे, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसके किसके बीच में हुई थी, क्या रिजल्ट रहा था, और इसमें अकबर की आर्मी को कौन लीड कर रहा था, और महाराणा प्रताप की आर्मी को कौन लीड कर रहा था। 4-5 क्वेश्चन इसमें याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का कैपिटल कहाँ था। 1674 में जब मराठा किंगडम का राजा इनको बनाया गया था, है ना, तो शिवाजी ने उस समय रायगढ़ को अपना कैपिटल चूज किया था। सो आंसर हम लोग याद रखेंगे रायगढ़। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस साल पास हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1757, 1765, 1773, 1700, इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड। तो 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुई थी। 1781 में आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाती है, 84 में पिट्स एक्ट आ जाती है, और उसके बाद 1883 में आपको चार्टर एक्ट आती है, चार्टर एक्ट। इसका क्या मतलब है कि 1793 में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। चार्टर एक्ट जो है सो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुई थी वो आपको 1773 में हुई थी। 1773 में आपको ये हुआ, और 1883 में फिर चार्टर एक्ट आ जाती है, फिर 1853, 1857, 1858, 61, 92, 1909, ये सब चीज़ें चलती है। तो चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुई थी, पहले रेगुलेटिंग आई थी, फिर चार्टर आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। तो 1773 में ये आपको याद होगा। अगला है कि 1857 की जब विद्रोह हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे। तो 1857 की विद्रोह जब हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर थे। आप गवर्नर सारा याद रखेंगे, है ना, कौन क्या किसका क्या कार्यकाल थे, कुछ तो ज़रूर याद रख लेंगे जो इम्पोर्टेंट वन है। अगला है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना के बाद में होती है, चौड़ी चौरा इंसिडेंट। चौड़ी चौरा एक जगह है, कहाँ पे जगह है आपको, गोरखपुर में चौड़ी चौरा जगह है। यहाँ पे चौड़ी चौरा इंसिडेंट होती है। क्या होता है कि ये कब होती है, पहले तो याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 को ये होती है। बहुत सारे प्रोटेस्टर लोग क्या करते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन में, है ना, उनकी पुलिस से लड़ाई होती है ना, और पुलिस की लड़ाई में वो क्या करते हैं, पूरे थाने को, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन को आग लगाने से उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो डेथ कर जाते हैं। तो उसमें 3 सिविलियन भी होते हैं और 23 पुलिसमैन जो है सो उनकी डेथ हो जाती है। महात्मा गांधी ये जैसे ही देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अब वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो वो क्या करते हैं, एनसीएम को रोक देते हैं, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को वो आपको एनसीएम को रोक देते हैं, बोलते हैं कि हम सत्याग्रह करने से पहले इनको पहले सिखाएंगे कि सत्याग्रह पीसफुल करना कैसे है। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हमसे हिमालयन ब्लंडर हो गई है ना, हिमालयन ब्लंडर हमसे हो गई है कि हम सत्याग्रह करने से पहले लोगों को पहले सत्याग्रह के बारे में सिखाते कि कैसे नॉन वायलेंस पे डिसिप्लिन रहना है, तो उसके बाद हमको सत्याग्रह करनी चाहिए। तो यही चौड़ी चौरा के बाद इन्होंने कहा था हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा है, आसान सा क्वेश्चन है। देन बंगाल पार्टीशन जो हुआ था किसने अनाउंस किया था, पहला क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था। कब किया था, जुलाई 1905 को किया था। कब से शुरुआत हुई, इफेक्टिव कब से था, अक्टूबर 16, 1905। क्यों किया था, इनका रीजन जो इन्होंने ऑफिशियल दिया था वो दिया था कि हम इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि हमसे एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है इतना बड़ा राज्य, है ना, इतना बड़ा एरिया। और ये बाद में तो जुलाई 19 को इन्होंने अनाउंस किया था, 16 अक्टूबर 1905 से ये चला था। उसी के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट जो है सो चारों तरफ होने लगती है, स्वदेशी मूवमेंट। अब इसके बाद ये बाद में लॉर्ड हार्डिंग, है ना, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है। दिसंबर 12, 1911 में इसको वापस ली जाती है। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये 1930 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ था, 1942 में। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुई थी वो आपको कब हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुई थी आपको 1920 में हुआ था। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ना, स्वदेशी हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो क्वेश्चन दो हो सकते हैं इसमें कि पहली विमेन, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन है तो हम कहेंगे एनी बेसेंट। पहली विमेन अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली विमेन जो है एनी बेसेंट थी और आईएनसी की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ये 1970 में कैलकाता सेशन, ये भी याद रखेंगे साथ साथ में, ठीक है। लेकिन अगर हमसे जब पूछा जाएगा कि इंडियन में कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो आपको 1925 के कानपुर सेशन में, है ना। तो फर्स्ट विमेन अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन विमेन पूछेगा तो सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड मैडम कामा वाइज द फर्स्ट ट्रायंगुलर फ्लैग। 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पे तिरंगा फहराया था। तो ये आपको 22 अगस्त, पूरी डेट अगर आप याद रखते हैं, 1907 को इन्होंने इंडियन फ्लैग फॉरेन लैंड पे फहराया था। वो कहाँ पे किया था, स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ पे है, ये आपको जर्मनी में है ना, ठीक है। और ये आपको पहले एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे थी, उस समय उस दौरान में इन्होंने फॉरेन लैंड पे पहले बार ट्राई कलर को फहराया था। स्टुटगार्ट कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कुमार गुप्त जो है, गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 CE में आपको फाउंड किया था, ठीक है। सो इट्स आंसर इज कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। आसान सा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला, है ना। इसको हम लोग फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, फर्स्ट पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। ये कब हुई थी, 1970 में। क्यों हुई थी, अगेंस्ट 3 कठिया सिस्टम, 3/20 की, जो ये ऐसा सिस्टम था जिसमें फार्मर को फोर्स किया जाता था कि आपको इंडिगो ग्रो करना है आपकी लैंड के 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। देन राजकुमार शुक्ला एक इंडिगो कल्टिवेटर होते हैं, वो आपको गांधी जी को कहते हैं कि आप आइए लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन कांग्रेस की होती है 1916 में, वहाँ पे गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, किसके द्वारा, राजकुमार शुक्ला के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। आसान सा क्वेश्चन है, इंडिका जो है वो हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। नाउ हु इज मेगास्थनीज, कौन थे, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, है ना, भेजा गया था, किसके द्वारा, ग्रीक के रूलर थे, ग्रीक रूलर नाम था सेल्यूकस। ग्रीक रूलर सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को एज अ एम्बेसडर भेजा गया था, ठीक है ना। तो वो हम याद रखेंगे, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। एक चीज़ और हम याद रखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डायमेकस के नाम है, डायमेकस। नाउ हु इज डायमेकस। डायमेकस जो था वो आपको सीरिया के किंग थे, सीरियन किंग थे, उसका नाम है एंटियोकस I। सीरियन के किंग है एंटियोकस I। उन्होंने अपना एम्बेसडर डेमिकस को भेजा था किसके कोर्ट में, बिंदुसार के। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला याद रखेंगे क्या, ग्रीक रूलर सेल्यूकस जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज को एज ए एम्बेसडर भेजा था। और दूसरा याद रखेंगे सीरियन किंग एंटियोकस I जो है वो आपको डायमेकस को एज ए एम्बेसडर भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पेपर। ऐसे हम लोग करते हैं, हर ऑप्शन को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, किस सिख गुरु का पटना में जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु हैं, 10th गुरु जो है वो पटना में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर, ये भी याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1966 को 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और शुरुआत के दिनों में वहीं पे रहे थे, जब तक लास्ट में वहाँ पे जब तक आनंदपुर साहिब नहीं चले गए तब तक शुरू में पटना में ही रहे थे, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस जो है सो पटना है, ठीक है। वहाँ पे गुरु नानक देव जी भी विजिट किए थे, है ना, और गुरु तेज बहादुर जी भी विजिट किए थे। तो विच सिख गुरु वाज बॉर्न, जिस जन्म किसका हुआ था, तो इट्स अ गोविंद सिंह। बाकी नानक देव और गुरु तेग बहादुर भी विजिट किए थे वहाँ पे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि 1922 में गया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो 1922 में हुआ था, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चित्तरंजन दास, बेसिक क्वेश्चन है। गया सेशन के प्रेसिडेंट जो थे वो थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकमान्य जो है ये बोलते थे तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोलते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते थे, ठीक है। लोकहितवादु गोपाल हरि देशमुख को, और लोक नेता गोपीनाथ मुंडे को बोलते थे, गोपीनाथ मुंडे। तीनों चारों सारा याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट आप अपनी ज़िंदगी को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि कंफर्ट जोन के ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सो कंफर्ट जोन छोड़ना है एंड तैयारी में लग जाना है। इट्स अ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, नाउ यू हैव अराउंड 75 डेज फॉर प्रीलिम्स। तो हम लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज अगर करेंगे तो 75 डेज में आप आराम से इसको निकाल सकते हो, बट यू हैव टू यूटिलाइज इन a good manner. So thank you all for watching, and you can get the PDF at the pyq_pedia, and the PDF uploaded at 10 PM. ठीक है, तो आप इसको ये कर लेना। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।